सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एसीसी प्रेपरेशन चैनल में। आज हम करने वाले हैं इंडियन आर्मी क्लर्क एसकेटी का प्रैक्टिस पेपर। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन ए। सेक्शन ए में दिया हुआ है पार्ट 1 जनरल नॉलेज एंड साइंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर जर्मनी को लिखा जाता है 7.5.18.13.1.14.25 तो फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा उसी कोड में। देखिए, जर्मनी को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा हुआ है। जब हम ABC पढ़ते हैं तो G आता है हमारे 7वीं प्लेस पे, और E आता है 5 पे, R आता है 18 पे, और 13 पे कौन सा आता है M। वैसे हमें फ्रांस को लिखना है। अब फ्रांस F आता है हमारे पास 6 पे, R आता है हमारे पास 18 पे, और A आता है हमारे पास 1 पे, N आता है हमारे पास 14 पे, और C आता है हमारे पास 3 पे, और E आता है हमारे पास 5 पे। तो ये ऑर्डर बन रहा है हमारे पास। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये में दिया हुआ है पहली ऑप्शन में 6.18.1.14.3.5। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। लिखा हुआ जंगल को किसी सर्टन कोड में लिखा जाता है ITMFKD। अब देखिए, जंगल की बात करें तो ITMFKD लिखा जाता है। ठीक है, दोनों के वर्ड बिल्कुल छः वर्ड दिए हुए हैं। अब पहले वर्ड है आई, तो जे की जगह पे लिखा है आई। ठीक है, यू की जगह पे लिखा है टी, एन की जगह पे लिखा है एम, जी की जगह पे लिखा है एफ, और एल की जगह पे लिखा है के, और ई है हमारे पास बचा है, उसकी जगह पे लिखा है डी। तो ये जंगल है, उसे हम किसे लिखते हैं ITMFKD। साफ पता चल रहा है कि एक वर्ड पीछे किया हुआ है। जे की जगह पे आई, जे के पहले आई आता है, यू के पहले टी आता है। ठीक उसी तरह हमें नॉर्म को लिखना है। नॉर्म के पहले एन के पहले क्या आता है? एन के पहले आता है एम, ओ के पहले आता है एन, आर के पहले आता है क्यू, और एम के पहले आता है एल। तो ये ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा MNQL। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा MNQL, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है? लॉन्गेस्ट जिसपे जो वो ब्रिज जिसपे लॉन्गेस्ट रोड हो, बहुत लंबा रोड हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है भूपेन हजारिका ब्रिज। तो जो भूपेन हजारिका ब्रिज है ये असम में लोकेटेड है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 9500 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, तो ये हमारा लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज है। ठीक है, इंडिया का। अब जो नेहरू ब्रिज है, पहली ऑप्शन में दिया हुआ है, नेहरू ब्रिज की कितनी है? 950 मीटर का है नेहरू ब्रिज। अब जो इंदिरा गांधी ब्रिज है, इंदिरा गांधी ब्रिज 2.3 किलोमीटर है लॉन्गेस्ट। ये तमिलनाडु में स्थित है। अब हमारे पास बचा है फोर्थ ऑप्शन, कोलकाता ब्रिज। कोलकाता ब्रिज 750 मीटर है, लॉन्गेस्ट ब्रिज है 750 मीटर कोलकाता ब्रिज। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये है हमारे पास 9500 मीटर। ठीक है, 9.5 किलोमीटर। अब नेक्स्ट दोस्तों, साइमन कमीशन वाज एसोसिएटेड विद। साइमन कमीशन किसके साथ एसोसिएटेड है? तो सबसे पहले साइमन कमीशन की बात करें, क्या होता है? साइमन कमीशन एक ग्रुप होता है जिसमें पार्लियामेंट के 7 मेंबर होते हैं। ठीक है, और जो 7 मेंबर हैं किसकी चेयरमैनशिप के अंडर थे? ये थे सर जोहन सीमन थे। सर जोहन सीमन के अंडर थे साइमन कमीशन। किसकी चेयरमैन के अंडर था? सर जॉन सीमन के अंडर था। अब इसका क्या उद्देश्य था? इसका था इंप्रूवमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, इंप्रूवमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, डैश इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो जो सुप्रीम कोर्ट जज है उसे किस आयु में रिटायरमेंट मिलती है?
ठीक है, तो उसे मिलती है 65 ईयर्स, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है 65 साल में उसे रिटायरमेंट एज है उसकी। ठीक है, और जो 62 ईयर्स है ये है हमारी किसकी है, ये है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट की रिटायरमेंट एज है, सुप्रीम कोर्ट की है 65 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आगे दिया हुआ है वी फील प्लीसेंट बिलो सीलिंग फैन इन समर बिकॉज। अच्छा, हम कैसे क्यों महसूस करते हैं सीलिंग फैन के नीचे गर्मियों में? क्योंकि फैन सर्कुलेट एयर, हवा को घुमाता है, जो इवेपोरेशन ऑफ स्वीट्स इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ सोप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो जो साबुन होता है किससे बनता है? ठीक है, जो सोप होता है ये एक मिक्सचर होता है सोडियम साल्ट का। ठीक है, सोडियम साल्ट का मिक्सचर होता है सोप, जिसमें नेचुरली अक्रिंग फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, तो जो फैट्स दिए हुए हैं, फैट्स की बात करें, फैट्स होता है वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल फैट्स, उसे हम बोलते हैं फैटी एसिड्स या फैटी एस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर है हमारे पास फैट्स एंड अल्कली। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोप्स किससे बनते हैं? फैट्स एंड अल्कली से बनते हैं। आगे दिया हुआ है कौन सी स्पीशीज है जो जिसकी लॉन्गेस्ट लाइफ होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है टोटोइस। टोटोइस क्या होता है? कशुकुमा, इसकी सबसे ज़्यादा लंबी लाइफ होती है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, डैश इज आल्सो नोन एज चार्ज। किसे चार्ज के दो रूप में भी जाना जाता है? तो वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसे भी हम चार्ज के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जो ब्लड है, ब्लड ट्रेवल्स फ्रॉम हार्ट टू बॉडी थ्रू। जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से बॉडी तक कैसे पहुंचता है? पहली ऑप्शन में दिया हुआ है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम होता है लसीका तंत्र। फिर दिया हुआ वेन्स, वेन्स होता है नसों के द्वारा। नर्व्स होता है तंत्रिकाओं के द्वारा। और आर्टरीज होता है धमनियाँ। तो जो लहू होता है, ब्लड होता है, वो हमारे हार्ट से बॉडी तक कैसे पहुंचता है? धमनियों के द्वारा बोलता है, माफ़ कीजिए, धमनियों के द्वारा पहुंचता है। तो धमनियों को हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज। इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों पार्ट 2 हमारे पास। पार्ट 2 है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर साइंस। हमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, 2 की स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। अब इसे हम सोल्व करते हैं। हमें पता 2 की स्क्वायर क्या होती है? 4, 2 की पावर 1 होती है 2, और 2 की पावर 0 क्या होती है? 1। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7। किस ऑप्शन में दिया हुआ? 7। बी ऑप्शन में दिया हुआ 7, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इफ इट्स लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। अगर क्यूबॉइड का हमें क्या पता करना है? सरफेस एरिया पता करना है। अगर उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर है, और हाइट क्या है? 8 सेंटीमीटर। जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस आएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये इसका करेक्ट फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का। जल्दी सॉल्व कर देते हैं। हमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दी हुई है, हमारे पास वैल्यू बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 15 इंटू 8। सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 350 इंटू 2। हमारे पास आंसर आ जाएगा 700 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, सरफेस एरिया, जब हमने एरिया पता करना है तो जैसे सेंटीमीटर में दिए हुए हैं लेंथ ब्रेथ, तो एरिया में हमारे पास स्क्वेयर में आएगा। अगर वॉल्यूम पता करते हो तो वॉल्यूम हमारे पास क्यूब में आती है। सो 700 सेंटीमीटर
स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है डी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे। उन्होंने पूछा है हाउ मैनी किलोमीटर्स विल इट ट्रेवल इन 45 मिनट्स। पूछ रहे हैं 45 मिनट में कितने किलोमीटर तय करेगी ये ट्रेन। अब देखिए फॉर्मूला हमें पता है, हमें उन्होंने क्या बताया है, ट्रेन की स्पीड क्या है, स्पीड है हमारे पास 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब उन्होंने बोला है हाउ मैनी किलोमीटर्स विल ट्रेवल इन 45, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 45 मिनट्स। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। या हम फॉर्मूला होता है स्पीड का फॉर्मूला होता है, अगर ट्रेन की स्पीड निकालनी होती तो उसका फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस पता करना है तो हमें स्पीड दी हुई है, स्पीड हमें दी हुई है 75 किलोमीटर पर आवर और 45 मिनट दिए हुए हैं, 45 मिनट दिए हुए हैं। तो 45 मिनट दिए हुए हैं, उसे 1 घंटे के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। 1 घंटे के साथ डिवाइड करना है, अगर सेकंड दिए होते तो 360 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका 5625 किलोमीटर। ये हमें दिया हुआ है 5625, माफ कीजिए 56.25, ये दिया हुआ है डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। डायगोनल फोटोग्राफ्स टुगेदर इज, हमारे पास स्टेटमेंट है द एज ऑफ 2 गर्ल्स टुगेदर इज 15 ईयर्स। जो 2 गर्ल्स हैं उन दोनों की एज मिला के कितनी एज बनती है? 15 ईयर्स। और अगर उन्होंने बोला है अगर उनमें से एक जो है वो दूसरी से 11 साल बड़ी हो तो जो छोटी है उसकी उम्र पता करो। अगर 1 इज 11 ईयर्स एल्डर, अगर एक दूसरी से 11 साल बड़ी हो तो पहली जो छोटी है उसकी एज पता करो। हमारे पास सम ऑफ एज है 15 और दोनों का डिफरेंस है 11, ठीक है। अब यंगर एज हमें पता करनी है। यंगर एज कैसे पता होगी? सम ऑफ एज हमें 15 दी हुई है और यंगर एज दी हुई है 11, और 2 लड़कियां हैं तो हमें डिवाइड करना है 2 से। हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 15 माइनस 11, हमारे पास आ जाएगा 4/2। इसे कैलकुलेट करके आ जाएगा 2 साल। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 2 साल, यानी कि जो छोटी है उसकी उम्र है 2 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू पता करनी है। तो इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू पता करनी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। इसे पेयर में डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा -7x माइनस 9x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7 एंड x माइनस 9। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x की 7 एंड 9, x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 9, यानी कि x की वैल्यू 7 और 9 आ गई है हमारे पास। ये दी हुई है हमें डी ऑप्शन में। हीरोज फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका करेक्ट आंसर है रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये तब यूज करते हैं जब हमें ट्रायंगल की डायगोनल दी हुई है, ठीक है, डायगोनल दी हुई है तब हम इसे यूज करते हैं।
ये जो ये फॉर्मूला यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे और इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है ये फॉर्मूला, बी ऑप्शन में दिया हुआ है रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो पैरेललोग्राम है इस शेप का पैरेललोग्राम होता है जिसकी ये वाली साइड बराबर होती है और ये वाली साइड आपस में बराबर होती हैं। इसका एरिया दिया हुआ है 390 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी हाइट दी हुई है हमें, इसकी जो ऊंचाई है वो है 26 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला है इसका बेस पता करो, इसका बेस पता करो। चलिए जी पता करते हैं इसका बेस। तो जो हमें फॉर्मूला पता है पैरेललोग्राम होता है जो उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। हमें एरिया दिया हुआ है 390, बेस पता करनी है, हाइट है हमारे पास 26। ये इधर जाके इसके नीचे चला जाएगा 26, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी की 15 सेंटीमीटर। इसे सोल्व करके 15 सेंटीमीटर में दिया हुआ है बी ऑप्शन में, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क बटा 21 इंटू क्वेश्चन मार्क बटा 189। अब क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा क्या डालें कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए। बताते हैं आपको कैसे सोल्व करना है ऐसा सवाल। क्वेश्चन मार्क को ले लेना है एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स बाय 21, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स बाय 189 इज इक्वल टू 1। इधर जाके हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 21 इंटू 189। यहाँ पे हमारे पास पेयर बन जाएंगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 21, ठीक है। हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके 63। 63 हमें दिया हुआ है बी ऑप्शन में, सो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ 30 बॉयज आउट ऑफ अ क्लास इज 50। उन्होंने बोला है एवरेज हाइट है जो 30 बॉयज़ की, टोटल बच्चे हैं 50 एक क्लास में, तो कितनी हाइट है 30 बच्चों की 50 बच्चों की क्लास में 160 सेंटीमीटर। अब एवरेज हाइट जो रिमेनिंग बॉयज़ हैं, रिमेनिंग बॉयज़ कितने रह गए 20, 50 में से उनकी हाइट है 165 सेंटीमीटर। तो उन्होंने बोला है एवरेज हाइट पता कीजिए जो पूरी क्लास है, पूरी क्लास कितनी है 50 बच्चों की। अब उन्होंने दो हिस्सों में बांट दी है, एक बांट दी है 30 बच्चों में, एक बांट दी है 20 बच्चों में। 30 बच्चों वालों की एवरेज है 160 सेंटीमीटर और 20 बच्चे जो बचे हैं उनकी हाइट की एवरेज है 165 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला है टोटल जो होल क्लास है उसकी एवरेज पता कीजिए। देखते हैं टोटल एवरेज कैसे पता करते हैं। 30 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 160 से, फिर प्लस कर दीजिए क्योंकि हमें टोटल पता करना है, प्लस 20 इंटू 165। इसे इससे मल्टीप्लाई किया और दोनों को आपस में जोड़ कर दीजिए और बटा हमारे पास आ जाएगा टोटल। टोटल कितने बच्चे हैं 50। सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 81 बटा 50, हमारे पास आ गया 162 सेंटीमीटर। 162 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें सी ऑप्शन में, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन हमारे पास मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। अब जो स्क्वायर है बोला है स्क्वायर है जो उसका डायगोनल है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है स्क्वायर का डायगोनल। तो उन्होंने बोला है इसका एरिया पता कीजिए।
अब भाई साइड हो, ये साइड दी हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया का साइड स्क्वायर। अब उन्होंने डायगोनल बोला है, जो विकर्ण होता है उसका उन्होंने बोला है डायगोनल से स्क्वायर एरिया पता कीजिए स्क्वायर का। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, डायगोनल की जितनी लेंथ दी हो, लेंथ ऑफ डायगोनल डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, अब हमें लेंथ दी हुई है 10, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग √2 आ जाएगा नीचे, सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 5 √2। ये इसका करेक्ट आंसर है 5 √2। नहीं जी, ये हमने साइड पता की है, ये सीधा एरिया का फॉर्मूला नहीं है। पहले हम डायगोनल से साइड निकाल लेंगे। हमें डायगोनल दिया हुआ है 10, डायगोनल से साइड निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10/√2 यानी कि 5 √2। अब साइड से एरिया तो निकाल लेते हैं, साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 × 2, हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन पे। हेडिंग दी हुई है कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन नंबर 21 to 25, 21 से लेके 25 तक कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। बोला है विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन डैश इंडियन लैंग्वेज फोन्स। क्वेश्चन में पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी भारतीय भाषा के फ़ॉन्ट को जानता है। तो ये जानता है 26 भारतीय भाषा के फ़ॉन्ट को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 26। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डैश इज अ सिक्वेंटियल एक्सेस डिवाइस। कौन सा सीरियल ऑर्डर में जिस एक्सेस है जिस डिवाइस का, वो है हमारे पास टेप। तो जो टेप होती है उसका सीरियल ऑर्डर में डिवाइस का एक्सेस होता है। ठीक है, सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होता है टेप हमारे पास। और जो परमानेंटली मेमोरी होती है वो कंप्यूटर में, वो होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होती है परमानेंटली मेमोरी कंप्यूटर में। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास 13 क्वेश्चन है, जो ए फोटोग्राफी इमेज और एनी अदर विजुअल फाइल विच इज डिस्प्लेड एट द बैकग्राउंड ऑफ द विंडो मेन आइकन स्क्रीन। तो जो मेन आइकन स्क्रीन होती है हमारी कंप्यूटर की विंडो की, तो उसमें जो फोटोग्राफ हम लगाते हैं, इमेज लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वॉलपेपर। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर। पूछ रहे हैं नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क, माफ़ कीजिए, जो एक सख्त होता है, परमानेंट स्टोरेज होता है, उसके पास मैग्नेटिक डिस्क यूज़ करता है डाटा को स्टोर करने में या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, हार्ड डिस्क। पहले मैंने बताया हार्ड डिस्क होता है परमानेंट मेमोरी इन द कंप्यूटर। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, विच फाइल कंटेन्स डिफॉल्ट पिग फाइल। यहाँ पे पिग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पिफ, PIF। पूछ रहे हैं कौन सी फाइल पिफ फाइल कंटेन करती हैं। पिफ फाइल क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। पिफ फाइल कंटेन्स इंफॉर्मेशन यूज टू डिफाइन हाउ। पिफ फाइल हमें बताती है, इंफॉर्मेशन बताती है, पिफ फाइल में इंफॉर्मेशन होती है जो बताती है हमें MS-DOS को कैसे यूज़ करना है। MS-DOS में जो प्रोग्राम हमें चलाना है, कैसे चलेगा वो प्रोग्राम, इसके बारे में हमें पिप फाइल बताती है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी फाइल में पिप फाइल होती है, डिफ़ॉल्ट पिप फाइल होती है, वो होती है विंडो डायरेक्टरी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विंडोज़ डायरेक्टरी। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडोज़ डायरेक्टरी। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन बी इंग्लिश। पहले में पार्ट में दिया हुआ है पैसेज। पैसेज में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, पैसेज को वीडियो को पॉज करके आप पैसेज पढ़ सकते हैं। हम पहले इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। पूछ रहे हैं बोर्ड बुक इज लाइक अ गेस्ट इन द हाउस बिकॉज। उधार ली गई किताब मेहमान की तरह होती है क्योंकि
क्यों होती है ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पंक्चुअलियसनेस मीन्स पूछ रहे हैं सर्वनाम, माफ कीजिए 27 है। पंक्चुअलियसनेस मीन्स जो पंक्चुअलियसनेस होता है उसका क्या अर्थ होता है। अब आगे पूछ रहे हैं वी ट्रेट ओवर बुक्स, हम अपनी बुक्स के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा हमें करना चाहिए। तो नेक्स्ट पूछ रहे हैं 29 क्वेश्चन एनिहिलेट्स मीन्स, एनिहिलेट्स का क्या अर्थ होता है। अब आगे है हमारे पास 30 क्वेश्चन ऑथर इज इन फेवर ऑफ मार्किंग बुक्स बिकॉज, बुक्स के ऊपर मार्क करने को ऑथर कह रहा है हमें, तो वो क्यों कह रहा है, ठीक है, क्यों इसके फेवर में है ऑथर। चलिए पहला क्वेश्चन था बोरोड बुक इज लाइक अ गेस्ट इन द हाउस बिकॉज, देखिए दिया हुआ है बोरोड बुक इज लाइक अ गेस्ट इन द हाउस, क्योंकि इट मस्ट बी ट्रीटेड विद ग्रेट केयर, इसे हमें ग्रेट केयर एंड अटेंशन के साथ ट्रीट करना चाहिए। यू मस्ट सी दैट इट सस्टेन्स नो डैमेज, इसे कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। इट मस्ट नॉट सफ़र वाइल अंडर योर रूफ, जब तक हमारी छत के नीचे होगी इसे कोई भी हानि नहीं होगी, ठीक है, कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। यू कैन नॉट यूज इट फैमिलियर, इसके साथ हमें फैमिलियर यूज नहीं करना चाहिए जैसे कि हम अपनी बुक के साथ यूज़ करते हैं। यू कैन नॉट लीव इट केयरलेसली, हम इसे केयरलेसली लीव भी नहीं कर सकते, हम इस पर मार्क भी नहीं कर सकते क्योंकि ये उधार ली गई बुक होती है। हम इसे इसके पेज टर्न डाउन भी नहीं कर सकते। एंड देन सम डे, हम इसे एक ऐसा दिन आएगा जब हमें इसे हम वापस करना पड़ेगा जिससे हमने ये बुक ली होगी उधार। तो साफ पता चल रहा है, उन्होंने बोला बोर्ड बुक इज लाइक अ गेस्ट इन द हाउस, क्यों है बोर्ड बुक एक मेहमान की तरह है, क्योंकि हमें इसकी औपचारिक रूप से इसके साथ ट्रेड करना चाहिए, औपचारिक रूप से फॉर्मली, फॉर्मली दूबा लिखा गया यहाँ पे, इट शुड बी ट्रीटेड फॉर्मली, ठीक है, इसे औपचारिक रूप से ट्रेड करना चाहिए। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पंक्चुअलियसनेस, माफ कीजिए पंक्चुअलियसनेस, पंक्चुअलियसनेस मीन, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है पाबंद, किसी चीज के लिए पाबंद होना। ए ऑप्शन में दिया हुआ है कंसाइडरेट, कंसाइडरेट का मीनिंग होता है विचारशील। अब विलिंगनेस का मीनिंग, माफ कीजिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है विलिंगनेस, विलिंगनेस का मीनिंग होता है इच्छा, इसका मीनिंग होता है इच्छा। अनवांटेड होता है, अनवांटेड जो हमें चीज ना चाहनी हो, ठीक है, अनवांटेड यानी कि जिसकी हमें जरूरत ना हो। अटेंटिव, अटेंटिव होता है ध्यान देने वाला, जहाँ किसी चीज़ पे पाबंद हो, तो ये दोनों में मेल खा रहा है। पंक्चुअलियसनेस होता है पाबंद और अटेंटिव होता है ध्यान देने वाला, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। वी ट्रेट ओवर बुक्स, बुक को कैसे ट्रेट करते हैं हम, केयरलेसली विद फैमिलियरिटी दैट रिमूव्स फॉर्मेलिटी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद फैमिलियरिटी दैट रिमूव्स फॉर्मेलिटी, औपचारिकता को दूर करने वाली परिचितता के साथ हम इसे ट्रेड करते हैं। एनिहिलेट्स मीन्स 29 क्वेश्चन है, एनिहिलेट्स का मीनिंग बताओ। तो एनिहिलेट्स क्या होता है, सर्वनाश, एनिहिलेट्स होता है सर्वनाश। सर्वनाश मतलब कि इनमें सी ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव और डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह से रिमूव कर देना या डिस्ट्रॉय तबाह कर देना, इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है ऑथर इज इन फेवर ऑफ मार्किंग बुक्स, बुक के ऊपर मार्क करने के फेवर में है ऑथर, क्योंकि ऐसे ही में देखते हैं ए गुड रीजन फॉर मार्किंग फेवरेट पैसेजेस इन द बुक्स इज दैट, जो अच्छा रीज़न होता है जब हम बुक में किसी पैसेज पे मार्किंग करते हैं पेन से पेंसिल से, तो उसका अच्छा रीज़न क्या होता है, प्रैक्टिस अनेबल यू टू रिमेंबर मोर इजली, जो प्रैक्टिस हो जाती है इससे वो हमें याद रखने में हमें हेल्प करती है, ठीक है, बहुत आसानी से।
द सिग्निफिकेंट सेइंग टू रेफर टू दैम क्विकली, तो इसके हम याद रखने में आसानी होती है। तो दे आर इजी टू रिमेंबर एंड लुक बैक व्हेन रीड अगेन, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं इंस्ट्रक्शन। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। अब दिया हुआ इमेज ऑफ द म्यूजिक हैज कम अ लॉन्ग वे सिंस द मिड 20th सेंचुरी, संगीत की छवि 20वीं सदी के मध्य से बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब आगे दिया हुआ है जब ड्रग्स व्हेन इट्स एनर्जी वाज यूज्ड टू इलस्ट्रेट मूवीज अबाउट द एविल एनर्जी ऑफ ड्रग्स अल्कोहल एंड वायलेंस, जब ड्रग्स शराब और हिंसा की बुरी ऊर्जा के बारे में फिल्मों को चित्रित करने के लिए डैश ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया था। तो जो कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया था? जब ड्रग्स शराब और हिंसा की बुरी ऊर्जा के बारे में फिल्मों को चित्रित करने के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया था। तो सकारात्मक ऊर्जा क्या होती है? पॉजिटिव। सो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूक वेलिंगटन फॉर एग्जाम्पल द साउंड ट्रैक ऑफ द मैन विद द गोल्डन आर्म एंड गैरी मुलंगटन प्लेड फॉर आई वांट टू लिव। आगे दिया हुआ है उदाहरण के लिए ड्यूक एलिंगटन ने द मैन विद द गोल्डन आर्म का साउंड ट्रैक डैश बनाया था। ठीक है, साउंड ट्रैक बनाया था। साउंड ट्रैक बना दिया तो इसके हम क्या आ जाएगा? मेड आ जाएगा, मेड। ठीक है, उन्होंने सुना नहीं है, मेक नहीं आएगा क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है, पहले की चीज़ है, तो उन्होंने इसकी जगह पे मेड आएगा ऑप्शन की जगह पे। ड्यूक एलिंगटन फॉर एग्जाम्पल मेड द साउंड ट्रैक ऑफ द मैन विद द गोल्डन आर्म एंड गैरी मुलिंगटन प्लेड फॉर आई वांट टू लिव एंड नाउ वी एंड अप। और गैरी मुलिंगटन ने आई वांट लिव के लिए खेला। हम टर्मिनल के साथ समाप्त होते हैं। लिखा हुआ है एंड नाउ वी एंड अप डैश द टर्मिनल विद, इसके में आएगा विद। 33 में आएगा विद, सी ऑप्शन। 34 में हम पैसेज में देखते हैं, 34 है डैश ऑफ द डिकेडेंस, एक मिनट, दैट्स द प्रोग्रेस यू गेट ऑफ द डिकेडेंस ऑफ ऑल द ग्लैमर ऑफ जज विदाउट इवन हैविंग टू लिसन टू इट, इट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज। इसमें जैज संगीत के ग्लैमर के बारे में एक पारिवारिक फिल्म है। तो दैट्स द प्रोग्रेस, दैट्स द प्रोग्रेस यानी कि यही प्रगति है। आपके बिना सुने ही जैन का बोल रहे हैं, आपके डैश सुने भी जैज का ना तो पतन और ना ही सारा ग्लैमर मिलता है। तो किसके? आपके डैश सुने ही, डैश में दिया हुआ है डैश ऑफ द डिकेडेंस ऑफ एंड ऑल, इसकी जगह पे आएगा नेदर, नेदर ऑफ द डिकेडेंस एंड ऑल ऑफ द ग्लैमर ऑफ जज विदाउट इवन हैविंग टू लिसन टू इट, इट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज। इसे डैश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। किसके रूप में वर्णित किया जा सकता है? शोषण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, शोषण को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन डी होगी एक्सप्लोटेशन, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 34 हमने डिस्कस कर लिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेदर। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास इंस्ट्रक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। शेक्सपियर इज डैश द, माफ कीजिए, शेक्सपियर इज डैश कालिदास ऑफ यूरोप, यानी कि शेक्सपियर यूरोप के कालिदास हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ यूरोप। यहाँ पे एंड 2 बार आ चुका है, इस ऑप्शन में द होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन द। ठीक है, 36 का करेक्ट आंसर है द। 37 है ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यहाँ पे ए आएगा, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। नेक्स्ट हमारे पास 38, ही डाइड विदाउट डैश हेयर, वह वारिस के बिना मर गया, वारिस के बिना, तो
के वह वारिस के बिना मर गया। यहाँ पे वोवल सेंस आ रही है, ही डाइड विदाउट हेयर, तो यहाँ पे आएगा एन। जहाँ पे वोवल की सेंस आए वहाँ पे एन का यूज होता है। ही डाइड विदाउट एन हेयर, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 39 to 41। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ सेंटेंस फ्रॉम विच सम पार्ट्स। हमें पी क्यू आर एस जंबल सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें उसे सीरियल वाइज ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखते हैं देखिए। 39 क्वेश्चन है, वेन एवर यू फेल ऑफ दिस मैगजीन जस्ट राइट टू मी एट ईस एंड आई विल गिव अ सोल्यूशन इन द नेक्स्ट इशू। तो वेन एवर यू फेल किसके द्वारा, किसके लिए हम फील करेंगे, मैगजीन के लिए। तो हमारा सेंटेंस शुरू होगा ऑफ दिस मैगजीन। वेन एवर यू फेल ऑफ दिस मैगजीन जस्ट, माफ कीजिए, जस्ट राइट टू मी। क्वेश्चन में दिया वेन एवर यू फेल, मैंने बोला सेंटेंस शुरू होगा ऑफ दिस मैगजीन, ये नहीं सेंटेंस से शुरू नहीं होगा। उन्होंने बोला वेन एवर यू फेल, जब भी हम फील करते हैं किसके लिए, एट ईस। वेन एवर यू फेल एट ईस, आसानी के लिए एट ईस जस्ट राइट टू मी, जस्ट राइट टू मी, मुझे लिख देना जस्ट राइट टू मी एंड आई विल गिव अ सोल्यूशन इन द नेक्स्ट ऑफ दिस मैगजीन, और मैं सोल्यूशन दूंगा इन द नेक्स्ट ऑफ दिस मैगजीन, अगली जो मैगजीन आने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर आर क्यू एस पी, ए ऑप्शन। ही वॉज सो काइंड एंड जनरस दैट, इसका ऑर्डर आ जाएगा पी एस आर क्यू, यानी कि ही नॉट ओनली हेल्प्ड देम हिमसेल्फ बट आल्सो मेड अदर्स डू सो, इसका आ जाएगा पी एस आर क्यू। नेक्स्ट है इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल डैश अ टीचर और अ बिजनेस। तो डैश में क्या आएगा, कौन सा ऑर्डर आएगा, पी क्यू आर एस वाला। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एवरी ब्रांच, इन एवरी ब्रांच आर, किसमें सिग्निफिकेंट रोल होगा, पहले ब्रांच में रोल होगा, ठीक है, आर, फिर होगा पी और डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, फिर इसमें यहाँ वेदर, वन इज अ पब्लिक मैन अ क्लर्क, और फिर आ जाएगा ए टीचर और अ बिजनेस। हमारे पास करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा आर पी एस क्यू। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन। Each sentence has divided into 4 parts. One part of sentence contains an error. सेंटेंस में हमें एरर ढूंढना है। You shall not escape punishment unless you do not speak the truth. तुम पनिशमेंट से बच नहीं सकते unless you do not speak the truth, जब तक तुम सच नहीं बोलते। अब unless और not सेंटेंस में एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है, अनलेस के साथ डू नॉट नहीं आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। एरर हमें मिल गया डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे आएगा अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, डू नॉट नहीं आएगा, डू नॉट का यूज यहाँ पे नहीं होगा, तो हमारा एरर हमें डी ऑप्शन में मिल गया। 43 क्वेश्चन है, अ फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम अवर क्लास have decided on to help poor student in our class. A few students from our class have decided on to help poor student in our class. इस सेंटेंस में इस कॉलम में एरर है, जो ऑन है वो डिसाइडेड के साथ फॉलो नहीं करता, ठीक है, डिसाइडेड के साथ टू फॉलो करता है, डिसाइडेड टू, तो डिसाइडेड के साथ ऑन यूज नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हैव डिसाइडेड ऑन टू हेल्प।
नेक्स्ट चलते हैं, लेट्स स्पेंड अ फ्यू मिनट्स इन द पार्क कैन वी। तो इसमें हमें एरर मिल गया है कैन वी में, क्वेश्चन मार्क में। लेट्स स्पेंड अ फ्यू मिनट्स, चलिए कुछ समय बिताते हैं पार्क में, कैन वी कि सकते हैं हम सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे आएगा शुड नॉट वी, शुड नॉट वी कैन वी की जगह पे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं इंस्ट्रक्शन पे। चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन, द फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। We need a good number of dash judges. We need a good number of interested judges. His visit is to know. His visit is to know dash the plight of people. उसका दौरा खुद को लोगों की दुर्दशा जानने के लिए है। उसका दौरा डैश को लोगों की दुर्दशा जानने के लिए। प्लाइट होता है, प्लाइट का मीनिंग होता है दुर्दशा। प्लाइट ऑफ पीपल यानी कि लोगों की दुर्दशा। तो जो दौरा कर रहा है, कौन कर रहा है? उसका दौरा डैश को लोगों की दुर्दशा जानने के लिए है। उसका दौरा खुद को, तो खुद किसे बोलते हैं? हिमसेल्फ। तो यहाँ पे हिमसेल्फ का यूज होगा। हिज विजिट इज टू नो हिमसेल्फ डैश द प्लाइट ऑफ द पीपल। डिड ही गेट अ न्यू शर्ट? यस ही डैश। तो यहाँ पे यूज होगा क्या उसे एक नई शर्ट मिली? यस ही, हाँ उसने अपने लिए एक खरीदी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में मिस वर्ड हो गया था। यस ही बाउट वन फॉर हिमसेल्फ, हाँ उसने अपने लिए एक खरीदी है। ठीक है, तो हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा बाउट वन फॉर हिमसेल्फ। बाउट वन फॉर हिमसेल्फ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, इंस्ट्रक्शन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 48 to 50। चूज द सिनोनिमस एंड एंटोनिमस। उन्होंने बोला इग्नोबल का एंटोनिमम यानी कि विपरीत अर्थ बताओ। पहले इग्नोबल का अर्थ जरूरी पता होना चाहिए। इग्नोबल का अर्थ होता है नीच या बदनाम। अब भाई जो नीच होगा वो बदनाम भी होगा ना, तो इग्नोबल का अर्थ क्या होगा? नीच या बदनाम। अब ऑप्शन में डिस्कस करते हैं नोबल। नोबल दिया हुआ पहला ऑप्शन, नोबल क्या होगा? नोबल होता है भाई महान। क्या होता है? महान। और जेंटल होता है सज्जन। किसी का जो सज्जन होता है उसे बोलते हैं जेंटल। अब पायस, पायस होता है धर्मनिष्ठ, जो धर्म के प्रति निष्ठा रखता हो। ठीक है, अब सोफिस्टिकेटेड ये होता है शराबी। सोफिस्टिकेटेड क्या होता है? शराबी। अब हमें ढूंढना है इग्नोबल, जिसका अर्थ होता है नीच बदनाम। इसका विपरीत अर्थ क्या होगा? नोबल। नोबल यानी कि महान। इग्नोबल का मीनिंग होता है नीच बदनाम और नोबल होता है महान। तो इसका करेक्ट विपरीत अर्थ हो जाएगा नोबल। अब नेक्स्ट है सिनोनिमस यानी कि मेल जोल खाते, जो वर्ड खाता हो उससे हमें ढूंढना है। ठीक है, उसका ढूंढना है अर्थ। कंटेंडिंग, कंटेंडिंग होता है जो व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा हो किसी चीज़ को पाने के लिए, उसे बोलते हैं कंटेंडिंग। अब कॉम्पीटिंग, कॉम्पीटिंग होता है मुकाबला करने वाला, प्रतिस्पर्धा रखने वाला आदमी, प्रयत्न करने वाला आदमी, कॉम्पीटिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, कॉम्पीट करना किसी चीज़ के साथ। फाइटिंग होता है लड़ना। वार्निंग होता है चेतावनी देना। एंटागोनाइजिंग क्या होता है? एंटागोनाइजिंग होता है निराशावाद, जो व्यक्ति निराशावाद हो। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 क्वेश्चन का ए ऑप्शन, कॉम्पीटिंग। कॉम्पीटिंग मतलब कि प्रतिस्पर्धा रखने वाला, मुकाबला करने वाला, प्रयत्न करने वाला, स्ट्रगल करने वाला। तो ये इसके साथ मेल जोल खाता है कंटेंडिंग के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास, अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास पैसिमिज्म। पैसिमिज्म का अर्थ क्या होता है? पैसिमिज्म होता है भाई साहब निराशावाद। क्या होता है? निराशावाद। अब पहले ऑप्शन दिया ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का क्या अर्थ होता है? आशावाद। इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव यानी कि कुछ ना करने वाला।
लेजी होता है कामचोर, आलसी। ठीक है। ब्रिस्क का मीनिंग क्या होता है? ब्रिस्क का मीनिंग होता है जो व्यक्ति तेज हो, फुर्तीला हो। तो इसका सिनोनिमस क्या हो जाएगा? पेसिमिज्म होता है निराशावाद, ऑप्टिमिज्म होता है आशावाद। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ये थे प्रैक्टिस पेपर के 50 क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस पेपर में जो थोड़े से मिस वर्ड थे उसे हम चेंज करके पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है पीडीएफ में भी दी गई है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी जाएगी। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब